हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में देखिए हम क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि सीटेट वालों का एग्जाम है। काफ़ी क्वेश्चंस इस बुक से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में हम इसको निपटा रहे हैं। ठीक है, और एज यू नो कि एनसीईआरटी का बैच हमारी ऐप पर चल रहा है जिसके अंदर क्लास 6 से +2 की एनसीईआरटी आपको कवर करवाई जा रही है। सारे जीएस सेक्शन की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट साइंस कंप्लीट 6ठी से 12वीं तक की पूरी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करवाई जा रही है आगाज इंस्टीट्यूशन ऐप पे। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को देख के वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए और फिर सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग 8168328069 पे कॉल करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे, हमें थोड़ा सा जल्दी काम करना है। देखो कौन कौन से चैप्टर हैं आपके क्लास 6 के अंदर। अवर अर्थ, द अर्थ आर हैबिटेट यानी पृथ्वी हमारा निवास स्थान। फिर ग्लोब के बारे में देखेंगे, पृथ्वी की गतियां देखेंगे, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख डोमेन, पृथ्वी पर प्रमुख भू आकृतियां, हमारा देश भारत, भारत जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव। ठीक है, एक एक करके सब जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, ये क्या कहता है, द अर्थ अवर हैबिटेट यानी पृथ्वी हमारा निवास स्थान क्या है। अब देखो पृथ्वी जो है वो सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी नहीं है, सौर मंडल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सौर मंडल में सूर्य है, और ये एक सूर्य एक सौर मंडल नहीं है, पता नहीं ऐसे हजारों लाखों सौर मंडल जो है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। ठीक है, तो सौर मंडल के अंदर सूर्य है, ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, टिमटिमाते तारे हैं, बहुत सारी और वस्तुएं शामिल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सन है, प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं। एस्टेरॉइड्स बोले तो क्षुद्र ग्रह हैं, ट्विंकलिंग स्टार यानी चमकते तारे हैं, टिमटिमाते तारे हैं। और इन सभी की वजह से ही पृथ्वी पर रहना संभव हुआ। ठीक है, गैसेस की वजह से भी, लेकिन इन सब ब्रह्मांड की वजह से ही, इस पूरे सौरमंडल की वजह से ही पृथ्वी पर रहना जो है वो संभव हुआ है। तो एक एक करके हमको समझना है कि किसको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, किसको खगोलीय पिंड कहते हैं। इंग्लिश वाले उधर देखते रहेंगे, हिंदी वाले इधर देखते हैं। देखो सेलेस्टियल बॉडीज या खगोलीय पिंड किसको कहते हैं, अंतरिक्ष में जो भी वस्तुएं आपको दिखती है वो सब खगोलीय पिंड है। ठीक है, अंतरिक्ष में कुछ भी आपको दिख रहा है, सूरज है, तारे हैं, चंद्रमा है, ग्रह है, उपग्रह है, वो सबके सब क्या है, वो खगोलीय पिंड है। यानी ये खगोलीय पिंड ब्रह्मांड का हिस्सा है। सबसे बड़ी चीज क्या होगी, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सौर मंडल है, बहुत सारे आपको तारे दिखेंगे, बहुत सारे आपको ग्रह उपग्रह दिखेंगे, ये सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, अब अब बात करते हैं स्टार्स की। ठीक है, स्टार क्या होता है, तारे क्या होते हैं। जैसे सूर्य जो है वो एक तारा है। तारा होता क्या है, जो गर्म गैसों से बने होते हैं, बहुत ज्यादा हॉट गैसों से बने होती है, हॉट गैसेस से बने होते हैं, और वो खुद का उनका प्रकाश और गर्मी उत्सर्जित करते हैं। मतलब उनकी खुद की लाइट और खुद की हीट होती है, किसी और से लाइट लेने की उन्हें जरूरत नहीं होती है। तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम स्टार कहेंगे। तो स्टार के लिए दो बातें, एग्जाम्पल हो गया सन। ठीक है, गैसेस से वो बने होते हैं और खुद ही अपनी लाइट और अपनी हीट जो है वो एमिट करते रहते हैं, खुद ही गर्मी और प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। ट्विंकलिंग स्टार्स आर लाइक द सन, जो तारे हैं वो भी सूर्य के समान होते हैं, क्योंकि उनकी गर्मी या रोशनी हम महसूस नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत दूर है, बहुत दूरी पे है। फिर अगली बात क्या पढ़नी है अपने को, कॉन्स्टलेशन क्या होता है, नक्षत्र क्या होता है। कॉन्स्टलेशन यानी नक्षत्र क्या होता है, तारे जब कोई एक फिक्स शेप बना लेते हैं, है ना, आपने देखा होगा इस तरीके से क्वेश्चन मार्क सा बना दिया तारों ने, कोई ऐसी फिक्स शेप बना दी जिसको आप पहचान सकते हो, जो पूरे आकाश में अलग ही आपको दिख रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो नक्षत्र कहलाते हैं। ये तारों के समूह है, ये अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, अलग अलग आकृतियां बनाती है, एक विशेष आकृतियां बनाती है। जैसे उर्सा मेजर या बिग बियर जिसको कहते हैं, ये ऐसा कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आप भी पहचानते हो, मैं भी पहचानती हूँ, वो क्या है, सप्तऋषि। इसके अंदर 7 स्टार का एक पैटर्न होता है, क्वेश्चन मार्क से ऐसे बना होता है। ठीक है, तो ये सप्तऋषि है, 7 तारों का एक समूह है, और ये उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा है। कौन से तारामंडल का हिस्सा है, कौन से कॉन्स्टलेशन का, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है सप्तऋषि। यानी कॉन्स्टलेशन एक बड़ी चीज होगी, उसके अंदर छोटे 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 पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो सप्तऋषि का पैटर्न है वो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का एक हिस्सा है। ठीक है, सप्तऋषि नक्षत्रों की, जैसे ध्रुव तारा है, ध्रुव तारे की स्थिति का हम पता लगा सकते हैं, ये हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है और उत्तर दिशा का तारा ही इसको कहते हैं। ठीक है, तो नक्षत्र क्या होता है वो भी समझ आ गई। प्लैनेट्स क्या होते हैं, अब ये देखो ग्रह क्या होते हैं, इसको समझो। प्लैनेट ग्रीक शब्द प्लैंटाई से आए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, घूमने वाले, वेंडरर्स, जो घूमते रहते हैं। ठीक है, घूमने वाले।
तो ग्रह किसके चारों तरफ घूम रहे हैं? सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये क्या है? ग्रह। ये भी अंतरिक्ष में है। अब मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज अगर अंतरिक्ष में होगी तो उसको खगोलीय पिंड, उसको सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे। तो ग्रह भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, तारे भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, सूर्य भी सेलेस्टियल बॉडी है। सारी चीजें, कोई भी चीज आपको अंतरिक्ष में दिख रही है वो खगोलीय पिंड तो है ही। ये वो खगोलीय पिंड है जो गर्मी और प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते। पृथ्वी खुद की गर्मी, खुद का प्रकाश नहीं है, ग्रह है वो एक। लेकिन ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाना, घूमने का मतलब ही होता है प्लैंटाई, और प्लैंटाई से शब्द बना है प्लैनेट। ठीक है, जो खुद की गर्मी और खुद का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको तारे कहते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रह की। ये वो खगोलीय पिंड है जो खुद की गर्मी और प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल में क्या क्या आएगा, सोलर सिस्टम में क्या क्या आएगा? बहुत सारी खगोलीय पिंड है। कौन कौन से देखते हैं? सूर्य है, सन है, 8 ग्रह है, उपग्रह है, कुछ और खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स हो गए, उल्का पिंड हो गए यानी मिटरॉइड्स जिसको कहते हैं, उल्का पिंड, टूटता तारा जिसको आप कहते हो। ठीक है, ये सारे लोग मिलके सौर मंडल का निर्माण कराते हैं। ठीक है, अब सन की बात करते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य जो है ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना होता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना होता है और इसके अंदर फ्यूजन होता है, इसके अंदर संलयन होता रहता है। संलयन क्या है? बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे, मैं आपको बता रही हूं ये अपनी लाइट और अपनी हीट कैसे एमिट करता है, संलयन से यानी फ्यूजन से। तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके ये बना होता है, अत्यधिक गर्म गैसों से मिलके बना होता है। हमारे सौर मंडल का केंद्र है, इट इज द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। ठीक है, इट एक्ट्स एज पुलिंग फैक्टर अराउंड विच अदर प्लैनेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व। ये क्या है? ये इसके अंदर कुछ ग्रेविटेशन, कुछ गुरुत्वाकर्षण के कारक होते हैं जिसके कारण ग्रह और उपग्रह इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जिसके चारों तरफ अन्य ग्रह और वस्तुएं जो है वो घूमती रहती है। इसके अंदर कुछ खिंचाव है, कुछ अट्रैक्शन है। उसके बाद द प्लैनेट्स की बात करते हैं। सन की बात कर ली, अब प्लैनेट्स की बात करते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से उनकी दूरी कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये मैंने सन बना दिया, ये मैंने सन बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? बुध आ जाएगा, बुध, शुक्र। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी, मंगल, मंगल, बृहस्पति, जुपिटर जिसको कहते हैं, बृहस्पति। ठीक, अरुण, वरुण, कुबेर, अरुण, वरुण, इस तरीके से आप देखते हो। नेपच्यून, प्लेटो कह देते हैं। बुध जिसको हम कहते हैं मर्क्यूरी। ठीक है, इंग्लिश वाले शुक्र को कहते हैं वीनस, इसको धरती की बहन भी कहते हैं। ये आकार में, साइज में हर तरीके से पृथ्वी जैसी है, पृथ्वी। फिर इसकी बहन यानी अर्थ, फिर मंगल जिसको रेड प्लैनेट कहते हैं, मार्स, फिर बृहस्पति यानी कि आपका जुपिटर। ठीक है, फिर नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून, और फिर प्लूटो। प्लूटो जो है इसको 2004 में ही हम ग्रह से बाहर निकाल चुके हैं। इसको बोना ग्रह की श्रेणी में लिया गया है। ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ये एक बोना ग्रह है। ठीक है, प्लूटो एक बोना ग्रह है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये 8 जो ग्रह हैं वो आप देखने को मिल रहे हैं। देखिए कौन कौन से हैं, आप देख सकते हो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, मैं भूल गई शनि बीच में, बृहस्पति के बाद शनि, शनि जिसको सैटर्न कहते हैं, जिसके चारों तरफ बहुत खूबसूरत रिंग्स हैं। ठीक है, शनि, अरुण, वरुण, फिर कुबेर। इस तरीके से ये 8 प्लैनेट जो है वो होते हैं। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को यहां से निकाल दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे, ये सारे क्रमानुसार हैं। फिर से बोल दीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, कुबेर। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, एक राइम सा बना लीजिए। ठीक है, बुध शुक्र सूर्य से सबसे नजदीक है और इसे सूर्य की एक परिक्रमा, अब आप एक बात को समझना ना, क्या अब बुध जो है इसके बहुत करीब है, इसको इसके चारों तरफ चक्कर अगर लगाना है तो बहुत कम समय में लगा देगा। और शुक्र को जब चक्कर लगाना है, इसका डायमीटर बढ़ गया, इसका व्यास बढ़ गया, ऐसे ही पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी का व्यास और बढ़ गया। तो सबसे नजदीक कौन है? बुध, उसको सबसे कम समय लगेगा। और वो कौन सा है? कितना समय लगता है इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में? 88 दिन लगते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का ट्विन यानी कि पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज, शेप धरती जैसा ही है। अब अपनी प्यारी धरती की बात करते हैं। पृथ्वी, ये हमारे सौर मंडल का तीसरा निकटतम और 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में बात करें
तो 5वां है, और दूरी से बात करें तो सूर्य से तीसरे नंबर पे है। यह ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है और इसका आकार जियोइड में वर्णित है। मैं आपको बता दूं क्या होता है जियोइड, आप देख लीजिए। जैसे इस तरीके से, एक तो हो गया गोल, ठीक है, ये तो हो गया गोल। हमारी धरती ऐसी नहीं है, हमारी धरती थोड़ी इस तरीके से है, थोड़ी सी ऊपर से चपटी है, ठीक है, इस तरीके से है, थोड़ी चपटी है ऊपर ध्रुवों के पास से, ठीक है। इसलिए ये जो शेप है इसको तो हमने वृत्त कह दिया, वृत्त नहीं है हमारी धरती। हमारी धरती की शेप क्या है, जियोइड, ठीक है, जियोड कह दीजिए या जियोइड कह दीजिए। जियो का मतलब होता है भू, धरती, धरा, ठीक है, जियोइड। तो ये जो शेप होती है, मेरे से थोड़ी आलू जैसी बन गई डोंट वरी, तो आप समझ गए हैं, इसका आकार जियोइड के रूप में वर्णित किया गया है। अब देखो अपनी धरती पे क्या खासियत है। जिंदगी के लिए जितनी चीजें जरूरी है वो सब कुछ यहाँ मिलता है, हवा, पानी, ऑक्सीजन। ये ना तो बहुत गर्म है ना ही बहुत ठंडा है, ठीक है, और इसलिए ये एक अद्वितीय ग्रह है, ठीक है, ये एक यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि और किसी प्लैनेट पे अभी जिंदगी संभव नहीं हो सकी है। इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। एंड ब्लू है पानी पानी, एंड डे है सनी सनी। तो ब्लू से पानी, तो इसको पानी ज्यादा है तो इसको ब्लू प्लैनेट कह दिया। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह चंद्रमा है, इसका केवल एक ही उपग्रह है। अब बात को समझना, ग्रह और उपग्रह क्या होते हैं। देखो ये सन है, सन क्या है, ये एक तारा है। सन क्या है, एक तारा है। तारा क्यों है, क्योंकि गैसेस से बना हुआ है और खुद का प्रकाश और खुद का हीट है, ठीक है। अच्छा जी, अब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है, ये एक ग्रह है। ये पृथ्वी ग्रह क्यों है, प्लैनेट क्यों है, पृथ्वी अर्थ प्लैनेट क्यों है, क्योंकि इसका खुद का लाइट एंड हीट नहीं है और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसलिए ये एक ग्रह है। अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। इसको उपग्रह क्यों कहा, क्योंकि ये ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो उपग्रह क्या हुआ, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ग्रह क्या हुआ, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसको कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है, इंसान ने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। तो इसका एकमात्र एक ही चंद्रमा है, एक ही उपग्रह है जिसका नाम है मून, ठीक है, एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, और जो धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी यहाँ पे दी हुई है, याद रखोगे डिजिट्स में, 3,84,400। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में कर देता है, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगता है, ठीक, और 27 दिन के अंदर चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर पूरा कर देता है। अब क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। आमतौर पर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में मिलते हैं। कहाँ मिले ये, इसको देखिए, कहाँ मिले ये, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में। यहाँ पे एक आपको एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलती है, ठीक है, ये क्या हो गई, ये एस्टेरॉयड बेल्ट। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको एक एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि क्षुद्र ग्रह की पूरी एक पट्टी देखने को मिलती है। यहाँ पे वो क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या है वो भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है उल्का पिंड, ठीक है। अच्छा, इनको प्लैनेट का हिस्सा मानते हैं, इन्हें ग्रहों का हिस्सा मानते हैं कि जिस समय बिग बैंग की वजह से पूरा विस्फोट हुआ था ब्रह्मांड में, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए थे और इनको ग्रहों का हिस्सा मानते हैं, ठीक है। तो ये लाइन अगर बन जाए कि क्षुद्र ग्रह ग्रहों का हिस्सा है तो ये बात बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं उल्का पिंड की, मीटेरॉइड्स की। ये क्या है, ये छोटी छोटी चट्टानें हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है और कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में भी घुस जाती है। अब फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है, घर्षण इतना ज्यादा होता है कि जमीन पे कभी तो आ जाती हैं, कभी जो छोटे आकार की होती है ऊपर ही जल के भस्म होके राख बन जाते हैं, ठीक है, प्रकाश की चमक के साथ ही ये जल जाते हैं। पूरी तरह ना जल के कभी कभी ये पृथ्वी पे गिर भी जाते हैं। अब इसकी बात करते हैं गैलेक्सी की, यानी आकाशगंगा की। आकाशगंगा क्या होता है, गंगा यानी कुछ बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा द्रव्यमान है। गंगा क्या है, तारों का बड़ा समूह है, ठीक है। आकाशगंगा अरबों तारों का एक समूह है जो सफेद दिखते हैं। आकाशगंगा ऐसा ही, मतलब हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे। आकाशगंगा एक ऐसा ही उदाहरण है, यानी मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो ऐसा ही एग्जाम्पल है। आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ गैलेक्सी विच इज कॉल्ड आकाशगंगा। हमारी जो गैलेक्सी का हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है, आकाशगंगा का हिस्सा है, ठीक है। पूरा ब्रह्मांड ऐसे ही लाखों आकाशगंगाओं से बना हुआ है। आप बात को समझना, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। देखिए ये क्या है, ये पूरा एक यूनिवर्स है, ये पूरा एक यूनिवर्स है, ये एक पूरा ब्रह्मांड है,
ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ये गैलेक्सी हो गई, ये एक गैलेक्सी हो गई, यानी ये एक आकाश गंगा होगी, जिसको हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। ऐसे ही ये एक गैलेक्सी है, ऐसे ही ये एक गैलेक्सी, ऐसे बहुत सारी गैलेक्सी है। अब इस गैलेक्सी के अंदर, इस गैलेक्सी के अंदर हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक सौर मंडल है, एक सोलर सिस्टम है, हमारे लिए एक सौर मंडल है। ठीक है, उस सौर मंडल में बीच में क्या है, सूर्य है। ठीक है, सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉइड्स हैं, उल्कापिंड है, मिट्रॉइड्स हैं। तो इस तरीके से ये आकाश गंगाएं, लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं जो है पूरे ब्रह्मांड में बनी हुई है। पहला पॉइंट, पहला चैप्टर खत्म होता है। दिलचस्प बिंदुओं की बात कर लेते हैं। क्या कहता है, ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिसके चारों तरफ रिंग्स हैं, जिसके चारों तरफ छल्ले हैं? तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस ऐसे हैं जिसके चारों ओर वलय है, यानी मोटी मोटी मलबे की, डैब्रिस की बेल्ट होती है ये। ठीक है, कूड़ा करकट, डैब्रिस की बेल्ट होती है, मलबे की बेल्ट है। फिर क्या कहता है, सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। रोमन पौराणिक कथाओं में सोल को सूर्य का देवता कहा जाता है। सौर का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जा रहा है। ठीक है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या होता है, खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मानव निर्मित उपग्रह जो इंसान ने बनाया है, देखते हो ना, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, सैटेलाइट बहुत सारे भेजे हैं भारत ने भी। ये कृत्रिम पिंड होता है जिसको वैज्ञानिक ब्रह्मांड में संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए या इनोवेशंस के लिए भेजते हैं। चंद्रमा और ग्रह परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आर्यभट्ट ने यह बात कही कि चंद्रमा जो है वो किस लिए चमक रहा है। उपग्रह का भी खुद का प्रकाश नहीं होता, खुद का प्रकाश सिर्फ तारों का होता है। ग्रह और चंद्रमा दोनों ही सूर्य से, यानी कि बाकी जगहों से अपना प्रकाश ले रहे हैं। प्रकाश कितनी देर में धरती पे पहुंचता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट, ये पता होनी चाहिए और वेरी इंपॉर्टेंट। 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर प्रकाश जो है वो तय कर देता है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य का जो सन की जो लाइट है धरती तक पहुंचने में 8 मिनट का उसको समय लगता है। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। ये क्या कहता है, ग्लोब के बारे में बात कर रहा है। ग्लोब क्या है, ये एक वास्तविक मॉडल है धरती का। हमारी धरती सच में कैसी दिखती है, उसका एक छोटा रूप, उसका एक लघु रूप है ग्लोब। ठीक है, जो पृथ्वी की समझ को बेहतर बनाने में बहुत सहायक है। आकार और साइज जैसी, बिल्कुल आकार और साइज, मध्य से चपटी है और साइड से उभरी हुई है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, कहता है कि ग्लोब है क्या। ग्लोब अलग अलग आकार और प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जिनको आसानी से नहीं ले जाया जा सकता, बड़े बड़े ग्लोब्स आते हैं, नहीं लेके जाया जा सकता। छोटे पॉकेट वाले ग्लोब भी होते हैं जिसको जेब में भी डाल के तुम ले जाओ, गुब्बारे जितने आकार के। ग्लोब तय नहीं है, उसका आकार, उसका साइज। मार्केट में छोटा ग्लोब ले लो, बड़ा ग्लोब ले लो, पर वो हर ग्लोब क्या बता रहा है, धरती के बारे में बता रहा है। ठीक है, धरती के बारे में, उसमें देश के बारे में, हमारे कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों के बारे में, महासागरों के बारे में, ये सारी चीज लिखी हुई है। ग्लोब के आर बार एक सुई झुकी होती है। ठीक है, जिसे इसकी धुरी कहा जाता है। आपको मैं बात बता दूं, आप जब कभी ग्लोब को देखोगे तो ग्लोब जो है आपको इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से झुका हुआ दिखेगा, क्योंकि हमारी धरती जो है वो 23.5 डिग्री के कोण पे, अपने अक्षांश के 23.5 डिग्री कोण पर इस तरीके से झुकी हुई है। ठीक है, तो जो ये आपको दिखती है इस तरीके से, आपको ऐसे स्टैंड दिखेगा जिसके चारों तरफ ये ग्लोब ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, घुमा सकते हैं हम इसको। तो ये जो होती है ये इसकी ग्लोब की सुई कहलाती है। ठीक है, ग्लोब की सुई, ग्लोब की निडल कहलाती है। तो अब भूमध्य रेखा क्या है इसको समझिए, मैं आपको बता देती हूँ पहले अर्थ के बारे में सारा। भूमध्य रेखा क्या है, अब देखो, ये पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने बॉक्स बना दिया एक। ठीक है, मैंने एक बॉक्स बना दिया। अब ये जो, जैसे मैंने कहा ये बिंदु है ए, और आपको ये कहा कि ए का एड्रेस बताओ, ए कहाँ है, बोर्ड पे ए कहाँ है। आपको किसी को फोन पे बताना है, वीडियो कॉल नहीं है, आपको ये बताना है कि ए कहाँ है, कैसे बताओगे, नहीं बता सकते। अब मैंने ना ए को यहां बिठा दिया। ठीक है, ये लाइन क्या है, ये है 1 2 3 4 5। आप क्या बताओगे, तीसरी लाइन पे है। आप फोन करके क्या कह रहे हो, तीसरी लाइन पर ए बैठा हुआ है। अब बात को समझना। अब मैंने ये पूछा, यार तीसरी लाइन तो बहुत लंबी है, कहाँ पे बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है। तो अब मुझे एक और लाइन की जरूरत पड़ी एग्जैक्ट एड्रेस बताने के लिए। मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर दी।
बराबर साइज की, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और इसका नाम क्या दे दिया मैंने, इसका नाम क्या दे दिया, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, ठीक है, एफ डैश, जी डैश एंड सोन। अब तुमसे कोई ए का एड्रेस पूछे तो तुम क्या बताओगे, तीसरी लाइन पर डी डैश पे बैठा है। अब एग्जैक्ट अपने को ये पता लग गया कि ए है कहाँ, ए की लोकेशन कहाँ है। तो आप एक लाइन से किसी की लोकेशन नहीं बता सकते, आपको 2 लाइन की जरूरत होगी अगर किसी का भी एड्रेस आपको बताना है तो। एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे ये लाइन नंबर 3, और एक वर्टिकल, ठीक है, एक वर्टिकल। ऐसे ही अपनी धरती के ऊपर, ऐसे ही अपनी धरती के ऊपर क्या हुआ है, बहुत सारी लाइंस जो है वो काल्पनिक लाइंस वैज्ञानिकों ने ड्रॉ की हुई है। काल्पनिक है, दिमाग में है, वर्चुअल है, हकीकत में धरती पे कोई लाइन नहीं बनी हुई। तो सबसे पहले तो हमने धरती को बीचों बीच काट दिया, धरती को बीचों बीच टुकड़े कर दिए दो, भू भू के धरती के बिल्कुल मध्य से एक रेखा निकाल दी, नाम क्या दे दिया, 0 डिग्री इक्वेटर। भू के बिल्कुल मध्य से है तो नाम क्या दे दिया, भूमध्य रेखा। ठीक है, इस भूमध्य रेखा ने क्या किया, पूरी धरती को 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ऊपर हम क्या कह रहे हैं, ऊपर क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, नीचे क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, 2 तरीके के स्फीयर बन गए ये, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो भूमध्य रेखा हमारी धरती को 2 बराबर भागों में काट रही है। अब ऐसी बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस जो है वो हमने ये बराबर बराबर दूरी पे बनाई हुई है इस तरीके से, ठीक है, ये पूरे पूरे वृत्त इस तरीके से हमारी धरती को आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, ये बिल्कुल 90 डिग्री तक इस तरीके से, ये पूरे आप देख पा रहे हैं, ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा हम क्या कहेंगे, दिस इज 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ये पूरा नॉर्थ को शो कर रहा है। और इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये क्या है, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लैटिट्यूड्स कह रहे हैं। इसी तरीके से फिर नीचे आप आ जाओगे तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये दक्षिण में आपके इस तरीके से 90 डिग्री दक्षिण तक, ये 90 डिग्री दक्षिण तक इस तरीके से जा रहा है। ये क्या है, इन सभी को, ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, सबकी सब समानांतर है, ठीक। और इन सब के बीच में गैप जो है वो बिल्कुल फिक्स है, इन सब के बीच में गैप जो है वो बिल्कुल फिक्स है, ठीक। अब 1-1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री ऊपर जा रहे हैं, ऐसे करते करते 90 डिग्री नीचे आ रहे हैं, ठीक, समझ रहे हो यहां तक बातें। और इनको क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक, समानांतर अक्षांश रेखाएं, क्योंकि सब एक दूसरे के समानांतर है, सब एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक। और हर 1 डिग्री में, जैसे 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, इन दोनों के बीच में जो गैप मिलेगा वो आपको 111 किलोमीटर का लगभग मिलेगा, लगभग 111 किलोमीटर का ये गैप आपको देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई एक लाइन। अब हमको तो एड्रेस बताने के लिए 2 लाइन चाहिएंगी, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक और लाइन इस तरीके से काल्पनिक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये अर्धवृत्त में इस तरीके से काट रहे हैं धरती को, और इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं इन लाइंस को, इन लाइंस को हम देशांतर कहते हैं, यानी कि एल्टीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कह रहे हैं, देशांतर कहते हैं, ठीक। ये इस तरीके से अर्धवृत्त 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री, फिर ये 3 डिग्री, ऐसे करते 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 180 डिग्री पूरा पीछे तक घूम जाएंगे, और फिर ऐसे ही 180 डिग्री। ये क्या कर रहे हैं धरती को स्टूडेंट्स, मैं एक और बात बता दूं आपको, कि क्या करते हैं, ये धरती को कैसे काटते हैं, ये हमारी धरती को ईस्ट और वेस्ट में काट रहे हैं। ये हो गया हमारी धरती का पूर्वी भाग, ये हमारी धरती का पश्चिमी भाग, वेस्टर्न भाग, ठीक है, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न में काट रहे हैं। भूमध्य रेखा नॉर्थ और साउथ में काट रही है, ठीक। और हमारा भारत कहाँ है, यहाँ कहीं है, ठीक है, हमारा भारत उत्तर में, उत्तर में भाई, जैसे इसके ऊपर उत्तर में ये 0 डिग्री मैंने माना, और ईस्ट, हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, उत्तर पूर्व के अंदर है, ठीक है, हमारा जो इंडिया है वो उत्तर पूर्व में है। ये बात समझ गए, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कहा, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हैं, देशांतर रेखाएं हैं, और ये क्या है एल्टीट्यूड्स हैं, सॉरी लैटिट्यूड्स हैं,
अक्षांश रेखाएं होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जो क्षैतिज रेखा होगी, उसको हम अक्षांश रेखाएं कहेंगे, और जो इस तरीके से खड़ी हैं, वर्टिकल हैं, उनको हम देशांतर रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं कहेंगे। ये देशांतर ईस्ट और वेस्ट में बांटती है, अक्षांश उत्तर और दक्षिण में बांटती है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब जैसे हम इस 0 डिग्री का एक नाम दे दिया, क्या नाम है इसका? इस 0 डिग्री का हम लोगों ने इक्वेटर नाम दे दिया, भूमध्य रेखा नाम दे दिया। ऐसे ही इस 0 डिग्री का, ये 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, इसका हम क्या नाम देते हैं? इसका हम नाम देते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या नाम देते हैं? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, मध्याहन इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मध्याहन, या याम्योत्तर कह देते हैं। याम्योत्तर कह दो, प्राइम मेरिडियन कह दो। अच्छा, ये क्या करती है? ये हमको डेट्स के बारे में बताती है, नहीं सॉरी, टाइम के बारे में बताती है। टाइम जोन, टाइम जोन ऐसे ही, मतलब इसके बारे में टाइम से अपने को पता लगता है। तो टाइम लाइन जो है यही बताती है कितना कितना समय कहाँ हुआ है। ठीक, और ये क्या है? ये 0 डिग्री, इसको हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनोगे इस बात को, इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। 0 डिग्री को हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन? क्योंकि ग्रीनविच लंदन की एक जगह है जहां पे एक लैब है। जितने भी साइंटिस्ट थे, अब कहीं से तो गोल चीज है कोई, उस पे लाइन कहाँ से शुरू करें, कुछ तो दिमाग लगाना था। तो जहां से मीटिंग हो रही थी, जहां पे मीटिंग हो रही थी, वहीं पे ये कहा गया कि यहीं से ही हम इसको 0 डिग्री मान लेते हैं, और यहीं से ही हम मान लेते हैं कि 0 बजे हैं। ठीक है, दोपहर के 12 बजे हैं, यहां से शुरू होगा। और फिर उसी लाइन को, क्योंकि ग्रीनविच में बैठ के ये बात हो रही थी, तो हमने इसको क्या कह दिया? ये ग्रीनविच मेरिडियन। तो यहीं से ही लंदन में ग्रीनविच लैब है। ठीक है, जिस 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 0 डिग्री के ऊपर ही वो पड़ती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में, इसके बिल्कुल दूसरी तरफ 180 डिग्री की मेरिडियन होगी। मैं आपको 3D इमेजिन नहीं करवा पा रही हूँ। 180 डिग्री की मेरिडियन होगी, उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा उसको कहते हैं। ठीक है, ये समय के लिए 0 डिग्री, वो डेट के लिए, ठीक है, डेज के लिए। जब कभी भी ईस्ट में आप जाओगे तो दिन ऐड हो जाते हैं, वेस्ट में जाओगे तो माइनस। वो मैं आपको बता दूंगी कैसे क्या होता है, पहले इतनी चीजें हम बुक में समझ लेते हैं। तो क्या कह रहा है ये? ग्लोब में चलने के लिए हमने क्या किया? हमने काल्पनिक रेखाएं बना दी, बराबर भागों में विभाजित कर दिया। एक जो बिल्कुल बीच की लाइन है उसको हम भूमध्य रेखा कह रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में इसने धरती को बांट दिया है। भूमध्य रेखा से लेके ध्रुवों तक सारी समानांतर रेखाएं हैं, जिनको समानांतर या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, और इनको डिग्री में मेजर करते हैं। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहा है? कह रहा है क्योंकि भूमध्य रेखा से दोनों ही दूरी जो ध्रुव है वो 1/4 रह जाते हैं। इसका माप 360 डिग्री का 101/4 होगा, यानी 90 डिग्री। ऊपर जाओगे 90 डिग्री, नीचे आओगे 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद भूमध्य रेखा के उत्तर की सभी समानांतर रेखाएं उत्तरी अक्षांश कहलाती है। ऊपर वाली नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, नीचे वाली दक्षिणी लैटिट्यूड्स, ठीक है, साउथ लैटिट्यूड दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। प्रत्येक अक्षांश के मान के बाद या तो उत्तर या दक्षिण शब्द आता है। आमतौर पर इसे एन या एस के नाम से क्या कहते हैं? 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री साउथ। ठीक है, इस तरीके से भाई, जैसे ये आपकी धरती है, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे ये क्या है? 30 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है? 30 डिग्री साउथ। तो एन और एस से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। अब अक्षांश की महत्वपूर्ण समान जो रेखाएं हैं उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ और क्या है। अब बिल्कुल गौर से इस बात को सुनेंगे, इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। अब बिल्कुल ध्यान से, ये हमारी धरती है, इसको मैंने भूमध्य रेखा मान लिया, 0 डिग्री इक्वेटर है ये। ठीक है, अब एक तो ये फेमस है, ये क्या है? ये 90 डिग्री नॉर्थ है। ये क्या है? ये 90 डिग्री साउथ है। ठीक, अब जैसे आपको कोई डेट याद करनी है तो आप सारी डेट्स थोड़ा ना याद करते हो, आपको आपकी जिंदगी की कुछ ही डेट्स याद है, जैसे आपका जन्मदिन, आपकी एनिवर्सरी, यही चीजें याद होती है। ऐसे ही हर डिग्री लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास लैटिट्यूड्स, कुछ खास अक्षांश इंपॉर्टेंट है। उनमें से ये क्या है? दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, एंड दिस इज 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ, क्या नाम है इनका? इनको नाम दिया हुआ है। ये क्या है? ये है आपकी कर्क रेखा। क्या है ये? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ठीक है। और ये क्या है, मकर रेखा, दिस इज मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर चलते हैं आगे, ये क्या है, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है, दिस इज 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ। फिर इसको क्या नाम दे दिया, इसको दे दिया मैंने आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त यानी कि आर्कटिक सर्कल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल। इसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्कल। तो ये चारों आपको याद होनी चाहिए, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। इतनी लाइंस आपको याद हो गई। अब आगे चलते हैं अपने बुक की तरफ, यहाँ पे यही सब कुछ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब पृथ्वी के जो हीट जोन्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, हीट जोन क्या है उसके बारे में बात करते हैं, एक एक करके उसके बारे में अब हम समझते हैं। अब समझना मेरी बात को, ये मैंने क्या बना दिया, आपकी धरती, ठीक है, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक। अब भूमध्य रेखा हो गई ये तो। अब ये क्या है, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड दिस इज 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। अब ये जो क्षेत्र होता है ना स्टूडेंट्स, ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है, क्योंकि जो सन है ना उसकी 90 डिग्री की जो रेखाएं हैं वो केवल इसी क्षेत्र में पड़ती है। इसके अलावा और किसी क्षेत्र में कभी भी 90 डिग्री के कोण पे सूर्य की रेखाएं नहीं पड़ेंगी। इसके अलावा कभी भी 90 डिग्री के कोण पे सूर्य की रेखाएं नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है वो यहां तक जाता है, यहां तक जाएगा फिर वापस आ जाता है, फिर यहां तक जाएगा फिर वापस आ जाता है। आप कहते हो ना उत्तरायन दक्षिणायन, यही होता है, उत्तर की तरफ जा रहा है जब उत्तरायन, और फिर दक्षिण की तरफ आ रहा है तो दक्षिणायन, इससे आगे जाता ही नहीं है सूर्य, ठीक है। मतलब सूर्य तो मूव नहीं कर रहा है, सूर्य तो फिक्स है, पृथ्वी मतलब इतना ही घूमती है कि सूर्य यहीं पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है 90 डिग्री पे। आपके पास मोमबत्ती मैंने दे दी, आपके पास मैंने मोमबत्ती दे दी इस तरीके से, आप मैंने हाथ यहाँ रखा इस तरीके से, ठीक है, मुझे गर्मी नहीं लगेगी, मैं हाथ को यहाँ रखूंगी ना मेरा हाथ जल जाएगा। जो 90 डिग्री की हीट होती है ना वो आपको बहुत घातक होती है, बहुत गर्म होती है, और जो स्लांटेड आती है, टेढ़ी आती है, जैसे इन क्षेत्रों में आएगी टेढ़ी आएगी, वो इतनी गर्म नहीं होती है। तो ये वाला जो जोन होता है ना स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं टोरिड जोन। कौन सा, टोरिड जोन, ठीक है, या इसको एक और नाम से कहते हैं ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल कह दो टोरिड कह दो एक ही बात है, ठीक है। हिंदी वाले कहेंगे इसको उष्णकटिबंधीय जोन, उष्णकटिबंधीय। कौन सा क्षेत्र होता है ये पूरा 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ वाला ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय, यहाँ तापमान बहुत ज्यादा होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और जो भारत है, भारत का जो दक्षिण इंडिया है वो अपना इसी क्षेत्र में पड़ता है, भारत का दक्षिण इंडिया जो है वो इसमें टोरिड जोन में ही पड़ता है, इसी वजह से आप देखोगे कि अपने दक्षिण भारत में गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे अगर हम बढ़े, ये तो हो गया टोरिड जोन, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ की बात कर दी। याद है ना आपको इनको क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको कह रहे हैं आर्कटिक वृत्त, ये अंटार्कटिक। तो ये जो एरिया है दिस वन, ठीक है, ये वाला और ये वाला क्षेत्र, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहा मैंने, टेम्परेट, टेम्परेट, PERATE, ठीक है, यहां भी TEMPERATE, टेम्परेट जोन। हिंदी वाले तो कहेंगे इसको शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, क्या कहेंगे, शीतोष्ण, हिंदी वाले कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय, और इंग्लिश वाले कहेंगे टेम्परेट जोन। ये ऐसा जोन होता है स्टूडेंट्स जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, ठीक ठाक सा मौसम यहाँ पे होता है। उसके बाद आप ऊपर चले जाओगे 90 डिग्री तक, ये नॉर्थ, और यहां से आ जाओ 90 डिग्री साउथ, ये होता है बिल्कुल जमा हुआ क्षेत्र, मोटी मोटी बर्फ की चद्दरें, इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन, जो बिल्कुल जम गया है, फ्रिजिड जोन, ठीक है। क्या कहा हमने इसको, फ्रिजिड जोन। हम देख लेंगे एक बार हिंदी में क्या कहते हैं इनको, ये मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। उष्णकटिबंधीय टोरिड जोन जिसको आप कह रहे हो, ठीक, इसको टोरिड जोन कह रहे हैं, यहाँ पे सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होता है और बहुत गर्मी होती है, समझा चुकी हूँ। फिर टेम्परेट जोन जिसको शीतोष्ण क्षेत्र कह रहे हैं,
ठीक, किस किस के बीच में है? टेम्परेट यहाँ पे मध्यम रहता है, मॉडरेट रहता है, ना तो गर्मी ना ही सर्दी, इस तरीके से। फिर उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण क्षेत्र, और ये भी शीतोष्ण। ये टेम्परेट है, ये बिल्कुल जमा हुआ है। आप एक आधी चीज इंग्लिश में भी देख लेना, क्योंकि हिंदी में चीजों के कई बार मीनिंग सेम हो जाते हैं। तो ये भी शीतोष्ण है, ये भी शीतोष्ण है। ठीक है, फ्रिजिड जोन, जहां पे सब कुछ जम जाता है, जहां पे तापमान बहुत ही कम होता है, ये तापमान बहुत कम है। और यहाँ पे कभी कभी तो मतलब कि सन ऊपर नहीं चमकता है, सूर्य कभी भी क्षितिज से ऊपर नहीं चमकता, मतलब कि सूर्य आता ही नहीं है। ठीक है, वेरी कोल्ड एरियाज, वेरी कोल्ड एरियाज, सन नेवर शाइन्स अबव द होराइजन एयर, होराइजन से ऊपर आता ही नहीं है। जैसे अपने तो बिल्कुल सिर पे आ जाता है ना सूरज बिल्कुल ऐसे आपको दिखेगा, यहाँ होराइजन से आगे आता ही नहीं है। ठीक है, तो क्षितिज से ऊपर आता ही नहीं है। अब लॉन्गिट्यूड क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लॉन्गिट्यूड के बारे में कुछ और बातें मुझे आपको बतानी है। अब हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि जो लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं होती हैं वो सारी समानांतर है, सब में एक जितना गैप है। लेकिन यहाँ पे आप देखना, ये इस तरीके से बनी हुई है, ये देशांतर है, ये लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी गोल धरती पे 180 डिग्री तक बनी हुई है, ऐसे ही 180 डिग्री तक यहाँ पे बनी हुई। अब बात को समझना, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इक्वेटर के पास तो बहुत ज्यादा गैप है, और ध्रुवों पे ये बिल्कुल एक दूसरे के भिड़ जाती हैं, ध्रुवों पे गैप ही नहीं है। जबकि हम देखते हैं जो अक्षांश होते हैं उनमें सब में बिल्कुल बराबर गैप है, बिल्कुल बराबर गैप है, इसीलिए उनको समानांतर कहते हैं, इनको नहीं कहते हैं। ये क्या है? ये देशांतर है। ये क्या है? ये देशांतर है। ठीक है, देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में और क्या दिया हुआ है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान का सटीक पता लगाने के लिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, वो तो मैंने आपको कह दिया, इनको भी डिग्री में नापते हैं। ठीक है, ये अर्धवृत्त हैं, सेमी सर्कल्स हैं, आपको बताया है मैंने। ठीक है, और इनके बीच की दूरी घटती घटती रहती है। कैसे? क्या कहता है कि जब तक कि ध्रुवों पर सभी याम्योत्तर रेखाएं नहीं जाती है, शून्य नहीं हो जाती है। मतलब ये क्या कहता है कि इनकी जो लेंथ है वो तो सबकी इक्वल है, जो इनकी लेंथ है इस तरीके से वो तो सबकी इक्वल है, ये जो लेंथ है ये तो सबकी इक्वल है। ठीक है, लेकिन इनका जो गैप है वो ध्रुवों पे ज्यादा है और पोल्स पे कम है, पोल्स पे कम है। ठीक है, अब मेरिडियन जो ग्रीनविच यानी जो ब्रिटिश की, लंदन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी, वहां से जो लाइन होके गुजरती है उसको हम 0 डिग्री मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका मान 0 डिग्री है, इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। 180 पूर्व की ओर, यानी कि 180 इस तरीके से ईस्ट की तरफ लाइन है, और ऐसे ही फिर 180 लाइंस जो है वो वेस्ट की तरफ है। ठीक है, 180 लाइन वेस्ट की तरफ है। ये उत्तरी और पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटती है। किसी स्थान से देशांतर के बाद पूर्व के लिए और पश्चिम के लिए, यहाँ पे जैसे हमने देखा नॉर्थ साउथ के लिए ये अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं, ऐसे ही पूर्व के लिए ईस्ट और पश्चिम के लिए वेस्ट, ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, ये बात कही गई है यहाँ। अब चलते हैं आगे, लॉन्गिट्यूड्स और टाइम के बारे में। समय का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और चंद्रमा की गति है। पहले समय में ऐसे ही करते थे, पृथ्वी कितनी आगे बढ़ गई, चंद्रमा कितने आगे बढ़ गया। ठीक, सूर्य द्वारा छाया 2 के समान को सबसे छोटा और सूर्योदय सूर्य के समय को सबसे लंबा बताया गया है। क्या कहता है? द शेडो कास्ट बाय सन इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट। जो आपकी छाया है, जो आपकी परछाई है, जिस समय सूर्य जो है वो दोपहर में आपकी परछाई सबसे छोटी होगी, क्योंकि सूर्य ऊपर आ चुका होगा। और जिस समय सूर्य उदय हो रहा है या अस्त हो रहा है, ठीक है, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, वहां टेढ़ी परछाइयां आपके ऊपर आएंगी और लंबी लंबी परछाइयां आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में 360 डिग्री वो घूम रही है। हमारी जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट्स। चौबीस घंटे में 360 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिए कि 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है। 24 घंटे में 360 डिग्री, 24 घंटे में दिन और रात हो जाते हैं ना। 1 घंटे में 15 डिग्री, और 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट का गैप आ जाता है। अगर हमारा सन या हमारी पृथ्वी 1 डिग्री अक्षांश से 2 डिग्री अक्षांश अगर जा रही है तो 4 मिनट का समय उसको लगेगा। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, 360 डिग्री 60 मिनट यानी 1 घंटा, 15 डिग्री 1 घंटा, यानी कि आप देख रहे हो 360 डिग्री
जो है वो 24 घंटे में, ठीक है, 15 डिग्री 1 घंटे में, 15 डिग्री 1 घंटे में, 360 डिग्री 24 घंटे, ठीक है, 15 डिग्री 1 घंटा, और 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में तय की जाती है। 1 डिग्री 4 मिनट में पृथ्वी के द्वारा तय की जाती है। इस लाइंस को, इन बातों को याद रखोगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा है भारत में 82.5 डिग्री देशांतर को मानक मध्याह्न मानते हैं। देयरफॉर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स आर वेरी क्रूशियल। भारत के अंदर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। अब बात करते हैं टोंगा द्वीप की। टोंगा द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में है, मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में है। दोनों का जो अक्षांश है, लैटिट्यूड है, बिल्कुल सेम है। याद रखोगे, टोंगा द्वीप और मॉरिशस आइलैंड है बहुत दूर दूर, लेकिन दोनों का अक्षांश सेम है, ठीक है। हम अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ध्रुव तारे का यूज करके दिशाओं का, अक्षांश का, एड्रेस का पता लगाया जा सकता है। अब तीसरा चैप्टर आपका क्या आता है वो देखते हैं। कह रहा पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की 2 तरीके की गतियां होती है। अब बात को सुनोगे, ध्यान से सुनोगे बात को। क्या? पृथ्वी की 2 तरीके की गतियां होती है। कौन कौन सी? एक तो जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इसको तो हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन, परिक्रमण। इसको हम कह रहे हैं रिवोल्यूशन। ये कौन है? ये अर्थ है, ठीक है। इसको हमने कहा परिक्रमण, परिक्रमा कर रही है, परिक्रमण, रिवोल्यूशन, ठीक है। इसकी वजह से मौसम बन रहे हैं, सीजन्स बन रहे हैं, मौसम, ठीक, कभी सर्द ऋतु, कभी गर्म ऋतु, ठीक है, मौसम बन रहे हैं। और एक हमारी जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है वो खुद ही अपने एक्सिस पे घूम रही है, खुद ही अपनी धुरी पे घूम रही है, और 23.5 डिग्री के टेढ़ी हो रखी है, कोण बनाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जब वो खुद अपनी धुरी पे घूम रही है, इसको कहते हैं घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन, यानी कि रोटेशन। इसको हमने क्या कहा? रोटेशन। घूर्णन यानी कि रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन, रोटेशन का मतलब जब वो अपनी धुरी पे घूम रही है, और रिवोल्यूशन का मतलब जब सन के चारों तरफ घूम रही है धरती। तो 2 प्रकार की गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमण, यानी कि रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। यहां आप देख सकते हो घूर्णन अपनी धुरी पे, ठीक है, और जब सन के चारों तरफ लगा रही है चक्कर निश्चित पथ में, तो उसको हम रिवोल्यूशन कह रहे हैं। घूर्णन और संबंधित शर्तें। क्या कहता है? पृथ्वी की धुरी जो एक काल्पनिक रेखा है अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। बार बार आपको 23.5 कह रही हूं, ये 66.5 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन। 66.5 डिग्री का एंगल पे झुकी हुई है अपनी पृथ्वी, ठीक। ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करने वाले वृत्त को रोशनी का वृत्त यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। क्या कह रहा है? द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो दिन और रात के गैप को बता रही है या डिवाइड कर रही है, उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी कि रोशनी का वृत्त कहते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे, क्योंकि एक अर्थ का दिन पृथ्वी के घूमने से ही चेंज हो रहा है, इसीलिए उसको एक घूर्णन को, 24 घंटे को अर्थ डे कहते हैं। पृथ्वी का दैनिक गति कही जाती है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारी बात मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, क्रांति नहीं है ये, रिवोल्यूशन है। परिक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, हर चौथे फरवरी 28 दिन की बजाय 29 दिन का होता है। 366 दिन वाले ऐसे को क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। ये पता है क्यों होता है? क्योंकि अब बात को समझना, धरती को पूरा चक्कर लगाने में ना 365 दिन और 4 घंटे लगते हैं, ठीक है, 6 घंटे लगते हैं, सॉरी, 365 दिन और 6 घंटे। 4 साल में क्या होता है? ये 6 4 बार जुड़ जाएंगे, 24 घंटे का एक और दिन हो जाएगा। तो हर 4 घंटे के बाद, हर 4 घंटे के बाद, हर 4 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, और उसको हम फेब में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 29 फरवरी को वो लीप ईयर आ जाता है, लीप ईयर कह देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से 366 वाले दिन को लीप ईयर कह रहे हैं। इस परिक्रमण समय में पृथ्वी सूर्य के चारों अंडाकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है और मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, ये हमने देखा। अब 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, सुनना तो है ही, समझेंगे। ये आपका सन है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ, ये इस तरीके से। अब ये दिन है आपका 21 जून का, फिर हमारी धरती घूम के यहाँ आ गई, ठीक है, फिर हमारी धरती घूम के यहाँ आ गई, फिर हमारी धरती घूम के यहाँ आ गई। ये इक्वेटर है सब जगह। अब तुम बात को समझना, 21 जून जब भारत में गर्मी है
तो मानो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि भारत उत्तर में है, नॉर्थ ईस्ट में है हम। जब भारत में गर्मी है तो भारत सूर्य उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, मतलब किरणें पड़ रही है। ये वो समय है जब आपकी जो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन है ना, 23.5 डिग्री, यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे आपको सूर्य की किरणें देखने को मिलेगी, यानी कि उत्तर में जबरदस्त गर्मी है, उत्तर में जबरदस्त गर्मी है। अब बात को समझना। लेकिन आप देखोगे कि ये वाला जो क्षेत्र है ये लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणों में रह रहा है और यहाँ पे पहुंचती ही नहीं है। इस जगह पे सूर्य की किरणें पहुंची नहीं है तो टेढ़ी निकल गई सूर्य की किरणें। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 6 महीने तक नॉर्थ पोल पे उत्तरी ध्रुव पर 6 मंथ्स तक सूर्य ही उगा रहेगा, रात होगी ही नहीं, दिन ही होगा, रात होगी ही नहीं। और यहाँ पे 6 महीने तक रात ही होगी, अंधेरा ही हुआ रहेगा। क्या होगा, अंधेरा ही हुआ रहेगा। ठीक है, तो 21 जून के दिन ये परिस्थिति है, उत्तर धरती पे बहुत गर्मी है। फिर ये वो समय आ जाएगा जहां पे आप ना तो ये कह सकते कि नॉर्थ पोल की तरफ, उत्तर ध्रुव की तरफ सूर्य की प्रकाश है, ना ही आप ये कह सकते साउथ की तरफ। क्या कहोगे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब इस समय 21 जून वाले दिन, इस 21 जून वाले दिन अब देखो गर्मी है, गर्मी में अपन दिन में भी सो जाते हैं ना, फिर भी आंख खुलती है तो सूर्य ही पाता है। यानी कि दिन बड़े होते हैं, दिन लंबे हैं और रात छोटी होती है। गर्मी में दिन बड़े रात छोटी होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वो अपने क्षेत्र पे ज्यादा पड़ रहा है। अब यहाँ पे आप कह ही नहीं सकते नॉर्थ के पास है कि साउथ के पास है, कह ही नहीं सकते। तो ये वो दिन होता है जिसको हम विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स यानी कि विषुव कहते हैं। इक्विनॉक्स यानी कि विषुव कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये इक्विनॉक्स कहला रहे हैं, इक्विनॉक्स विषुव कहला रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आपका जो डे एंड नाइट है, यहाँ पे आपका जो दिन है और रात है वो बिल्कुल बराबर होती है। डे एंड नाइट बिल्कुल बराबर, बिल्कुल एक जैसी होती है। ठीक है, बिल्कुल एक जैसी होती है। तो 1 मिनट स्टूडेंट्स, मुझे 1 मिनट का गैप देना। अब बात को समझोगे तुम, दिन रात, दिन लंबे रात छोटी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ दिन और रात आपके बराबर है, इसको क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, इक्विनॉक्स कहते हैं। फिर यहाँ पे सूर्य आ जाएगा। अब देखो तुम, सूर्य जो है इससे नॉर्थ पोल हो गया दूर और साउथ पोल हो गया पास। यानी जो सूर्य की किरणें हैं 90 डिग्री पे साउथ पोल पे पहुंच रही है। यानी कि आपकी कहाँ पे, सॉरी मेरे शब्दों को मैं वापस ले रही हूँ स्टूडेंट्स। जो आपका, मैंने क्या कहा था, जो सूर्य है, जो सूर्य है अपना, यहाँ पे याद कीजिए हमने एक बात पढ़ी थी अभी। क्या पढ़ी? उन आफत की जड़ होता है, बीच में आ जाता है दिमाग खराब हो जाता है, बीच में मोमेंटम ही टूट जाता है। मैंने आपको क्या बताया था? ये वाली, मैंने आपको क्या बताया था कि जो सूर्य की किरणें हैं ना, वो इन दोनों पॉइंट से तो आगे जाएंगी ही नहीं, 90 डिग्री पे कभी नहीं जाएंगी। तो 21 जून के दिन क्या हो रहा है, आपके 90 डिग्री की सूर्य की किरणें जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे गिर रही है। और यहाँ पे 22 दिसंबर वाले दिन क्या हो रहा है? 22 दिसंबर वाले दिन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये 22 दिसंबर वाला दिन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सूर्य की किरणें हैं ना वो 90 डिग्री पे वो कहाँ पहुंच रही है? ये जो है ये कहाँ पहुंच रही है? ये आपके 23.5 डिग्री साउथ पर पहुंच रही है।
ये क्या है, ये मकर रेखा, मकर रेखा पर पहुंच रही है। ठीक है, यहाँ कर्क रेखा पर पहुंच रही थी, यहाँ मकर रेखा पर पहुंच रही है। अब यानी दक्षिण भारत में सूर्य है, दक्षिण धरती पे सूर्य है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इस पे अब 6 महीने तक, इस पे 6 मंथ तक दिन रहे। और आप देखो यहाँ पे सूर्य की किरणें जाएंगी नहीं, वो ऐसे बाईपास हो जाएंगी। यहाँ पे अब 6 मंथ्स तक रात रहे। अब सर्दी का दिन आ गया है, क्योंकि उत्तर की तरफ से अब सूर्य जो है वो दक्षिण में पड़ा है, उत्तर में सर्दी है क्योंकि सूर्य बहुत दूर है उत्तर से। तो यहाँ पे सर्दी 22 दिसंबर फील करते हो ना, सर्दी है, यानी कि दिन जो है वो छोटे हैं और रात जो है, नाइट जो है वो बड़ी है। फिर से यहाँ आ जाइए। ठीक है, जो आपका सूर्य है वो फिर से यहाँ पे फिर से दिन और रात बराबर हो जाए, दिन और रात जो है वो बराबर हो जाएंगे। इसको भी हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, विषुव कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। समझ गए बात को, दिन और रात फिर से बराबर आ जाए। तो इस तरीके से ये 4 लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, मैंने आपको बताने की कोशिश की 21 जून को समर सीजन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आ जाएगी। 6 महीने तक कॉन्टिन्यू आर्कटिक सर्कल पर 6 महीने तक लगातार जो है वो प्रकाश रहेगा। याद करें, ये 6 महीने तक लगातार प्रकाश यहाँ पे बना हुआ है आर्कटिक सर्कल पे, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे भी आपका लगातार 6 महीने तक, क्योंकि आप देखो सूर्य की किरणें 66.5 डिग्री नॉर्थ पे पहुंचेंगी और लगातार 6 महीने तक वहां पे दिन ही बना रहेगा। ठीक, उसके बाद सबसे लंबा दिन 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, दक्षिणी गोलार्ध में इसका विपरीत हो जाता है, इसलिए इसको समर सोलिस्टिस यानी कि समर ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ठीक है, 21 जून समर सोलिस्टिस। अब फिर 22 दिसंबर कौन सी वाली लोकेशन याद करनी है, ये वाला, इसको क्या कहेंगे, इसको विंटर सोलिस्टिस कहेंगे। ठीक है, इसको शीत संक्रांति कहेंगे, विंटर सोलिस्टिस इसको कहेंगे। ठीक है, अब समझना मेरी बात को, बिल्कुल जो मैंने आपको समझाया वही है। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये क्या है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये आ गया। ठीक है, 23 सितंबर का दिन ये है जिसको विषुव कह रहे हैं, दिन और रात बराबर। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च, ये क्या है, ये आपका 21 मार्च है। ये क्या है, 21 मार्च, फिर से 21 मार्च को दिन रात बराबर, 23 सितंबर को दिन और रात बराबर। ठीक है, तो इन दोनों को हम इक्विनॉक्स कहते हैं, विषुव कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और 21 मार्च को इसके विपरीत जो है शरद ऋतु या वसंत ऋतु, इस तरीके से यहाँ पे शरद ऋतु, शरद ऋतु जैसे सर्दी की शुरुआत हो जाती है, शरद ऋतु। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी वसंत ऋतु, मार्च कहते हैं ना, आया वसंत पाला उड़ंत, गर्मी सर्दी चली जाती है, ये वसंत ऋतु। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें याद रखोगे। स्प्रिंग कह रहे हैं किसको, किसको क्या कह रहे हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आगे चलते हैं, ये सारा मैंने आपको समझा दिया, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जिसको दिलचस्प बातों के अंदर हम क्या कहते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने कहा था पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती। तो आर्यभट्ट ने ये बात बताई थी कि पृथ्वी जो है वो गोल है और अपने एक्सिस पर घूम रही है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, मानचित्र। ठीक है, मानचित्र क्या है, पृथ्वी की सतह और उसके भाग को, मतलब एक समतल, आपको 2D में अगर धरती को दिखाना है, 3D में दिखा रहे हो तो ग्लोब है, 2D में दिखा रहे हो, समतल जगह पे दिखा रहे हो तो वो मैप है, मानचित्र है। इसके प्रकार क्या होते हैं, फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र जिसपे पर्वत पठार ये सब लिखे। ठीक है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, ये सब आपके फिजिकल मैप है, भौतिक मैप है। राजनीतिक पॉलिटिकल, जिसके ऊपर टाउन विलेजेस सिटीज राजधानियां ये सब लिखी हुई है। थीमेटिक मैप, जिसमें ना आपको कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी हो, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी होगी, जैसे रेनफॉल, बारिश कहाँ आ रही है, सड़कें कितनी बनी हुई है, स्पेसिफिक कोई बात दी होगी ना, उसको हम थीमेटिक बात कहेंगे, थीमेटिक मैप कहेंगे, विषयगत मानचित्र कहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बात करते हैं, स्केल। स्केल क्या होता है स्टूडेंट, ये जमीन पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात है। अब बात को समझो, अब यूं तो हरियाणा से आप दिल्ली जाओगे, बहुत लंबा, आपको 190 किलोमीटर जो है वो सफर आपको तय करना पड़ेगा, हरियाणा से दिल्ली 190 किलोमीटर। ठीक है, हरियाणा में भी मैं हिसार से बिलोंग कर रही हूँ, तो मैंने आपको कहा हरियाणा हिसार से दिल्ली में आप जाओगे, 190 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी। अब ये मैप पे मैं 190 किलोमीटर का मैप थोड़ा ना लाऊंगी, मैंने क्या किया, मैंने मैंने 100 किलोमीटर्स को या 1000 किलोमीटर्स को मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया, मैंने एक रेशो तय कर ली। ठीक है, 2000 किलोमीटर मुझे किसी दूरी को दिखाना है तो मैं 1 सेंटीमीटर दिखाऊंगी। आपको बात समझ आ रही है, ये 1.9 सेंटीमीटर दिखाऊंगी मैं, 1.9 सेंटीमीटर, 0.19 सेंटीमीटर दिखाऊंगी।
तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्केल ले रही हूँ मैप पे, जो वास्तविक दूरी है और जो मैप पे मैं दिखा रही हूँ, मैंने उन दोनों का एक रेशो ले लिया। ठीक है, एक रेशो ले लिया। ठीक है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। अब बात को समझेंगे, जितनी भी बड़ी दूरी है, बड़ा बड़ा मैप आपको दिखाना है, तो स्केल आपको छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, 100 किलोमीटर आप दिखा भी दो कहीं पे, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप दिखा दोगे बड़े से मैप पे, लेकिन अगर 1000 किलोमीटर आपको दिखाना है, आप कैसे दिखाओगे? वहां तो स्केल और छोटा लेना पड़ेगा। यानी बड़ी चीजें दिखाने के लिए छोटा स्केल और छोटी चीजें दिखाने के लिए बड़ा स्केल। ठीक है, तो इस बात को याद रखोगे, स्केल इज रेशो, स्केल इज अनुपात वास्तविक दूरी का और आप जो मान रहे हो उसका। फिर कार्डिनल पॉइंट क्या होते हैं? जैसे आप देखते हो मैप में, ऐसे आपको यहाँ पे ऐसे एरो बना के नॉर्थ लिखा पाएगा, तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिणी, ये जो दिशाएं हैं, इनको कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको रात को 9 बजे में करवाती हूँ, और वेडनेसडे से, बुधवार से फिर से रात को 9 बजे बड़े बड़े 100 क्वेश्चंस जो है वो मैं फिर से शुरू कर रही हूँ रात को। ठीक है, और क्योंकि बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और अभी भी मतलब आई एम नॉट वेरी वेल, तो तबीयत खराब होने के कारण जो है बीच में हमारी कुछ दिन, 4-5 दिन जो है हमारी यूट्यूब पे रात को 9 क्लास नहीं हो रही। पॉलिटिकल साइंस वालों की भी 10 बजे वाली क्लास नहीं हो रही। बुधवार से ये फिर से हम शुरू। ठीक है, और तब तक आप अपना एंजॉय कीजिए या क्लासेस को रिवाइज कीजिए। तो वहां पे मैंने आपको ये जो ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की हुई है, वहां पे सब बातें, क्वेश्चंस इंक्लूड करे हुए हैं। बुक को पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस को फिर से पढ़ने जाना, आपको सब समझ आ जाएगा। प्रतीक क्या होता है? पूरे दुनिया के अंदर मैप्स का एक सिंबल होता है, एक मानचित्र की एक सार्वभौमिक भाषा होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एलिमेंट्स की अपनी एक भाषा होती है केमिस्ट्री की, सोडियम Na से हम दिशा दिखाते हैं, पोटेशियम K से दिखाते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर Na का मतलब सोडियम है और पोटेशियम का मतलब K है, पूरी दुनिया में। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं IUPAC नेम होता है, मतलब पूरी दुनिया का इंटरनेशनल नेम होता है। ठीक है, ऐसे ही मानचित्र की एक भाषा होती है और पूरी दुनिया के अंदर उन्हीं प्रारंभिक प्रतीकों से हम ये चीजें करते हैं। जैसे आप देख रहे हो रोड के लिए, ये ना क्लास छठी के अंदर एक बार खोल के इस शेप को देख के जाना, कभी कभी शेप बना देते हैं। पीओ का मतलब पोस्ट ऑफिस ही होगा, पीटीओ का मतलब पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस ही होगा, पीएस का मतलब पुलिस स्टेशन होगा। इस बात को याद रखोगे। ठीक है, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। तो इस तरीके से कहीं मंदिर है तो मंदिर की जो सिंबल है वो एक जैसा ही बनेगा। प्लीज एक बार बुक को खोलना और इस वाली टेबल को याद कर लेना, ये पारंपरिक प्रतीक है। फिर रेखा चित्र या स्केच क्या होता है? ये ड्राइंग होती है। ठीक है, कुछ स्पॉट दिखाने के लिए, कुछ स्पॉट दिखाने के लिए, कुछ कच्चा चित्रण। भाई इस तरीके से मैंने ये क्या किया, मैंने ये दिखा दिया, जहां जहां ये बिंदु है इसका मतलब है यहाँ बारिश ज्यादा है। ये रेखा चित्र मैंने बना दिया। योजना प्लान क्या होता है? बड़े पैमाने का एक छोटे रूप में चित्रण कर देना। ठीक है, नक्शा बहुत सारी जानकारी देता है, लंबाई, चौड़ाई, हर चीज मानचित्र पे आप नहीं दिखा सकते। तो जो योजना आप बनाते हो, जो दिखाने का तरीका, ब्लूप्रिंट जो होता है, उसको हम प्लान या योजना कहते हैं। अब हमारे चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के प्रमुख डोमेन कौन कौन से हैं उसको देखिए। मैं आपको शॉर्ट में पहले चीजें बता दूं, ठीक है, ताकि चीजें समझने में आपको आसानी हो। अब देखो, हमारी धरती जो है, जिस धरती के टुकड़े पे हम खड़े हैं, बहुत सॉलिड है, स्थल मंडल है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कह रहे हैं लिथोस्फियर। इसको हमने क्या कहा? लिथोस्फियर, यानी कि स्थल मंडल। क्या कहा हमने? इसको स्थल मंडल। ठीक है, फिर जो जल का भाग होता है, जो जल का भाग होता है, जैसे समुद्र आ गया, नदियां आ गई, झील आ गई, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फियर। हाइड्रो मीन्स पानी, जल मंडल। ठीक है, फिर जो गैसेस हैं, एटमॉस्फियर है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? जो आपका वायुमंडल, एटमॉस्फियर, जहां पे गैसेस है। अब जिंदगी के लिए तीनों ही चीजें चाहिए आप। ठीक है, आपको पानी भी चाहिए, आपको भी चाहिए, आपको गैसेस भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन तीनों मंडलों को मिला दिया, एक ऐसा मंडल बना दिया जिसपे ये तीनों है, धरती के ऊपर ये तीनों है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये क्या है? लिथोस्फियर यानी कि स्थल मंडल। ठीक है, हाइड्रोस्फियर यानी कि जल मंडल, एटमोस्फियर, एटमोस्फियर, ठीक है, यानी कि वायुमंडल, वायुमंडल। और इनके जो बीच का भाग, इनके जो बीच का भाग है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इनके जो बीच का भाग है, दिस इज बायोस्फीयर। दिस इज बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। इसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल, जिसपे हम रह रहे हैं। हम जहां रह रहे हैं, हम बायोस्फीयर में रह रहे हैं, क्योंकि वहां पे धरती भी है, पानी भी है और आकाश यानी गैसेस भी है।
सब कुछ है। तो ये जो क्षेत्र हो गया बीच का, दिस इज बायोस्फीयर, जहां जिंदगी पॉसिबल है, जहां पे पेड़ पौधे भी है, इंसान भी है, जीव जंतु सब है। तो स्थल मंडल क्या है? ठोस भाग को स्थल मंडल कह रहे हैं। पृथ्वी की परपटी, चट्टाने, मिट्टी वगैरह सब शामिल है, पहाड़ पर्वत यहीं पे हैं। ठीक है। इसके दो मेन डिवीजन होते हैं, या तो कॉन्टिनेंट या तो ओशन। अब धरती के ऊपर चलते चलते बीच भी तो आता है, गोवा में आप चल रहे हो, बीच आ जाएगा, आगे समुद्र शुरू हो गया। तो इसके दो हिस्से क्या हो गए? कॉन्टिनेंट यानी धरती का सोलिड भाग कॉन्टिनेंट, और ओशियन यानी कि महासागरीय बेसिन। ठीक है। 7 मेजर कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? पृथ्वी के 7 प्रमुख महाद्वीप आप देख लीजिए। एशिया, यह सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें पृथ्वी का 1/3 क्षेत्र शामिल है। पूर्वी गोलार्ध में है। पश्चिम की ओर से यूराल पर्वत द्वारा और यूरोप से अलग होता है। यूराल पर्वत जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है, यूराल पर्वत। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा एशिया से होकर गुजरती है। इसके अंदर कौन कौन से? उसके बाद दूसरे महाद्वीप की बात करते हैं, दैट इज यूरोप। ये एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इसके बीच से होके गुजरता है। वहां पे आपने देखा कर्क रेखा, और यहाँ पे आर्कटिक वृत्त होता है, 3 तरफ से जल के निकायों से ढका हुआ है। फिर अफ्रीका की बात करते हैं, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है एशिया के बाद। ठीक है। 3 अक्षांश इस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। 3 अक्षांश इस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। कौन कौन से? 0 डिग्री, आप बात को समझोगे। जो हमारा जो अफ्रीका है, ठीक है, जो अफ्रीका है, इस अफ्रीका से एक तो 0 डिग्री इक्वेटर गुजर रहा है, यह आपका 23.5 डिग्री साउथ गुजर रहा है, और यह आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ गुजर रहा है। 3 अक्षांश होके गुजर रहे हैं, कर्क रेखा, मगर रेखा और भूमध्य रेखा। बहुत ऐसे लंबा है ये। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, यहीं पे है। यह एकमात्र महाद्वीप है जो महाद्वीप के चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। चारों तरफ पानी है इसके, यूरोप में 3 तरफ, इसमें चारों तरफ। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी महाद्वीप से होके बहती है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं यूट्यूब पे, आगाज इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब पे जाओगे, जो ज्योग्राफी की मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पे एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका। पनामा के इस्तुमुस नामक भूमि की एक बहुत संकीर्ण पट्टी से ये दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इस्थमस ऑफ पनामा से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जुड़ा हुआ है। इस महाद्वीप को 3 महासागर घेरे हुए। फिर साउथ अमेरिका की बात करते हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एंडीज सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी नदी अफ्रीका की नील नदी, और ये दक्षिण अमेरिका में एंडीज विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है अमेजोन। वहां लंबी है, यहाँ बड़ी है। यहाँ पानी ज्यादा आ रहा है, वहां लंबाई ज्यादा है नील नदी में। ठीक है। ये सबसे बड़ी नदी अमेजोन, और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज भी यहीं पे है, साउथ अमेरिका में। फिर ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे छोटा महाद्वीप है, पूरी तरीके से दक्षिण गोलार्ध में है, पूरी तरीके से। साउथ अमेरिका का तो थोड़ा सा हिस्सा नॉर्थ में भी जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है। ये चारों ओर से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी इसको ही कहते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना है। फिर अंटार्कटिका पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है। पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पे मानव बस्तियां नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है। अंटार्कटिका में कई देशों के अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर हैं, जैसे भारत के हैं दक्षिण गंगोत्री और मैत्री भारत के। वायुमंडल की बात करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैस की जो परत है उसको वायुमंडल कह रहे हैं। लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है। उसके बाद आपको ऑक्सीजन कैरी करनी पड़ेगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वायु कम हो रही है, यानी ऑक्सीजन कम हो रही है। वायुमंडल की संरचना, तापमान और अन्य गुणों के आधार पे 5 परत जो है वो हमारी इसकी बनी हुई। कौन कौन सी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एग्जोस्फियर। अब बात को समझे, ये जैसे हमारी धरती है, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पे हम खड़े हैं, इसके इस तरीके से परतें बनी हुई, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है। ये 5 परतें बनी हुई है, बात को समझेंगे। ये जो है दिस इज ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल जिसको कहते हैं, दिस इज शोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। फिर उसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है। फिर क्या है? मीजोस्फियर, मीजोस्फियर जिसको कहते हैं मध्य मंडल। सबकी ऊंचाई अलग अलग है, टोटल 1600 किलोमीटर तक आपको ये वायुमंडल देखने को, टोटल 1600 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा थर्मोस्फियर,
और फिर आ गया बाह्य मंडल, एक्सोस्फियर, बाह्य मंडल। ठीक है, थर्मो की एक बार हिंदी देख लेते हैं हम। थर्मोस्फियर क्या कह रहा है ये, इसको थर्मोस्फियर ही कहा है। ठीक है, तो ये 5 परतें जो है वो आपको धरती के ऊपर देखने को मिलती है। ठीक, आपको यहाँ प्लेन दिखाई दे रहा है ना, जो प्लेन है ना, जो जेट्स हैं, प्लेन है, वो आपके शोभ मंडल के बिल्कुल ऊपरी और समताप मंडल के बिल्कुल नीचे। यहाँ पे आपको फाइटर जेट्स देखने को मिलेंगे, प्लेन, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा हवा नहीं होती, टर्बुलेंस कम होता है। ठीक है, जिसके चलते जो आपके जेट्स हैं, ये मेरा प्लेन देख लो तुम, ये जो जेट्स हैं ये आपको शोभ मंडल के ऊपर और समताप मंडल के बिल्कुल नीचे देखने को। ठीक, उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो आपके सैटेलाइट्स वगैरह जो होते हैं, जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं, वो आपको स्ट्रेटोस्फियर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार बुक देख लेते हैं क्या कहती है। क्या कहता है, वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। नाइट्रोजन 78%, ठीक है, ऑक्सीजन लगभग 91%, तो दोनों मिला के 99%, 21%, सॉरी, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। ठीक है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब 1% तक होती है टोटल मिला। फिर जलमंडल की बात करते हैं। जलमंडल में पानी अपने सभी रूपों में शामिल होता है। जलमंडल में बर्फ, ग्लेशियर भी आ जाएंगे, जलवाष्प, समुद्र में बहता हुआ, नदी का, झीलों का, तालाब का, सब कुछ। 71% से अधिक भाग धरती का जल से ही ढका हुआ है और 29% भूमि से, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जा रहा है। महासागरों की बात करते हैं। जलमंडल का प्रमुख भाग महासागर है। ठीक है, महासागरीय जल की 3 प्रमुख हलचलें हैं, लहरें उठती है, ज्वार भाटाएं होती है और समुद्री धाराएं, यानी कि वेव्स होंगी, टाइड्स होंगी और ओशन करंट्स होंगे। 5 तरीके के महासागर हैं अपने, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। 5 तरीके के महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर, अब बात को समझे, मैं आपको शॉर्ट में, मेरी ड्राइंग इट्स नॉट वेरी गुड, फिर भी मैं आपको कोशिश करती हूँ बताने की, जैसे ये आपकी अर्थ है। ठीक है, ये आपकी अर्थ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एशिया देखते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एशिया देखते हो। यहाँ क्या देखते हो आप, एशिया के बिल्कुल इधर, यहाँ आप यूरोप देखते हो। ठीक है, यूरोप के इधर आप क्या देखते हो, अफ्रीका देखते हो। ठीक है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो यहाँ पे जो आपको महासागर दिखेगा, इसको, ये एस की शेप का है, इसको अटलांटिक महासागर कहते हैं। कौन सा, अटलांटिक महासागर कहते हैं। फिर ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई देता है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, क्योंकि धरती गोल है, आपस में मिलेगी ना ऐसे जाके पीछे, तो ये वाला जो है, दिस इज योर प्रशांत महासागर, दिस इज योर पैसिफिक। ठीक है, प्रशांत महासागर। फिर आपको हिंद महासागर जो है, बिल्कुल अपने हिंदुस्तान के नीचे यहाँ पे पूरा हिंद महासागर आपको देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन जिसको कह रहे हैं, और ये एकमात्र महासागर है जिसको किसी देश के नाम पे रखा गया है। ठीक है, 3 महासागर हो गए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, फिर ये क्या कहता है, और क्या कह रहा है, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, हिंद महासागर, फिर साउदर्न ओशन और अटलांटिक, आर्कटिक ओशन। यहाँ पे जो आपको दिखेगा ना, दिस वन, दिस इज योर आर्कटिक ओशन। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको दिखेगा ना, दिस इज योर अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, तो इस तरीके से 5 तरीके के ओशंस जो है वो फैले हुए हैं। पैसिफिक जो है सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मारियाना ट्रेंच यहीं पर ही स्थित है। ठीक है, उसके बाद प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है, इसका आकार गोलाकार है। किस किस को छू रहा है ये, आप देखो, प्रशांत महासागर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, 4 महाद्वीपों को छू रहा है। इसको, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को। अगर कोई पूछ ले अटलांटिक किसको छू रहा है, तो आप क्या बताओगे, अटलांटिक नॉर्थ अमेरिका को, साउथ अमेरिका को, अफ्रीका को और यूरोप को। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखोगे कौन किसको छू रहा है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो एस की शेप का है, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, मतलब कौन कौन है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना, ये ना थोड़ा सा उभरा हुआ सा है, इसकी तट रेखा दांतेदार है, इंटेंडेड सी है, इसकी जो तट रेखा है ना अटलांटिक की, थोड़ी उभरी हुई है। और जब कभी भी पोर्ट्स, बंदरगाह हमको बनाने होते हैं, हमको ऐसे ही उभरे हुए तटों की जरूरत होती है। तो यानी जो अटलांटिक ओशियन है आपका, ये सबसे अच्छी जगह है, इसलिए हार्बर्स और पोर्ट्स, बंदरगाह बहुत हैं, और ये बिजिएस्ट, सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर यही माना जाता है। कौन सा, अटलांटिक, जो एस की शेप का है। फिर हिंद महासागर एकमात्र है जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पे है। किस किस से, एशिया से, पश्चिम में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से ये घिरा हुआ है।
ठीक है, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से और एशिया से ये घिरा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद साउदर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर की अगर हम बात करें तो 60 डिग्री दक्षिण तक ये फैला हुआ है। जो दक्षिण है ना, ये दक्षिणी महासागर है आपका, दक्षिणी महासागर। ये जो है ये 60 डिग्री तक फैला हुआ है। ठीक है, 60 डिग्री साउथ तक, ये 90 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ तक ये फैला हुआ है, इसको याद रखेंगे। फिर बायोस्फीयर की बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जो आपका दक्षिणी महासागर है वो बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग स्ट्रेट से पैसिफिक ओशन से एक नैरो स्ट्रेच है जो बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से दक्षिणी महासागर और प्रशांत महासागर आपस में जुड़ता है। फिर जीव मंडल की बात करते हैं। ये वो संकीर्ण क्षेत्र है जहां पे तीनों चीजें मिलेंगी, भूमि जल वायु, ठीक है, जिसको जैव मंडल या बायोस्फीयर में कह रही थी, मैंने आपको बना के दिखाई है। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। रोचक नियम, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। स्ट्रेट क्या होते हैं? समुद्र और महासागर जैसे जो दो बड़े जल निकाय को जोड़ने वाला पानी का एक संकीर्ण मार्ग। आप बात को समझे क्या है, आप देखें, एक ये महासागर है, एक ये महासागर है, इसके बीच में जो पतली सी संकीर्ण कोई लाइन होगी जो दोनों महासागरों को जोड़ रहा है, दो बड़े जल निकायों को जोड़ रहा है, उसको हम जल डमरू मध्य, यानी जल दो डमरुओं के बीच में जल की लाइन है। ठीक है, जल डमरू मध्य इसको कह रहे हैं। इस्थमस क्या होती है? ये लैंड की दो लैंड को जोड़ने वाला, ये भी लैंड है, ये भी लैंड है, और ये भी लैंड का ही थोड़ा सा टुकड़ा है जो आपस में जोड़ रहा है। जैसे दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका को पनामा इस्थमस जोड़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रीक लैंग्वेज, लिथोस का मतलब क्या होता है? स्टोन। ग्रीक लिथोस का मतलब होता है पत्थर, एटमोस का मतलब वाष्प, और हुडोर का मतलब जल, और बायोस का मतलब जीवन। इनको याद रखोगे, पेपर में पूछे जाते हैं। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड और तेंजिंग नोर्गे शेरपा भारत 29 मई 1953 को पृथ्वी ग्रह की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जुंको ताबई जापान के हैं, 16 मई 1975 को शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। ठीक है, 23 मई 1984 को सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। भारतीय महिला और ये दो व्यक्ति जो 29 मई 1953 को भारत और न्यूजीलैंड के ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। महिला कौन है, भारतीय महिला कौन है, इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है विद डेट। अब चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं। पृथ्वी की प्रमुख भू आकृतियां कैसी है उसको देखो। पृथ्वी की सतह पे अलग अलग, धरती पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, अलग अलग भू की आकृतियां हैं। आंतरिक प्रक्रिया जिसके कारण पृथ्वी की सतह कई स्थानों से उभरी हुई है। अब देखो क्या होता है, धरती के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, धरती के अंदर क्या है मैं बताती हूँ आपको। अब जो आपकी धरती है ना, ठीक है, अगर आप इसकी गहराई में चलते जाओगे, मैंने क्या किया, मैंने टुकड़ा काट लिया। ठीक है, और आपको मैं बताती हूँ जो अपनी धरती है ना, उसके अंदर इस तरीके से परतें बनी हुई है। ठीक है, ये परत क्या है, ये मेंटल है, और नीचे क्या है, तापमान है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तापमान और प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये भूपर्पटी है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, ये मेंटल है, और ये क्रोड है जिसको हम कोर कहते हैं। ठीक है, जो आपकी भूपर्पटी है वो सबसे पतली परत है, सबसे पतली परत है। ये सबसे मोटी परत है, सबसे मोटी, सबसे थिक परत है मेंटल। ठीक, भूपर्पटी जो है मेंटल है और क्रोड है, तीन तरीके से है भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। बात को समझ, सबसे पतली भूपर्पटी, जो भूपर्पटी है वो हल्की भी है और पतली भी है। और ये किससे बनी हुई है? भूपर्पटी जो है वो किससे बनी हुई है? सिलिकॉन से बनी हुई है और एल्यूमिनियम से बनी हुई। मेंटल सिलिकॉन से बनी हुई है और मैग्नीशियम से बनी हुई। ठीक है, क्रोड जो है वो निकल की बनी हुई है और आयरन की बनी हुई, निकल और आयरन, निकल और लोहा, आयरन। ठीक है, ये किससे बनी हुई है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई। ठीक है, ये किससे बनी हुई है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी हुई, एल्यूमिनियम से बनी हुई। ठीक है, तीन चीजें याद रखोगे, सबसे हल्की, सबसे मोटी, किस किस से क्या बना हुआ है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है जी, और आप देखो भूपर्पटी पे दो टुकड़े हैं, ये आपका चल रहा था और फिर ये आपका जल भी शुरू हो जाएगा। ये महासागरीय परत हो गई, महासागरीय परत हो गई, और ये आपकी स्थलीय परत हो गई जिसको कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं, स्थलीय परत और महासागरीय परत। ठीक है, क्योंकि जिस धरती पे हम चलते हैं जल भी है उस पे और कठोर भाग भी है। ठीक, तो
क्या होता है, धरती के अंदर तापमान के कारण, प्रेशर के कारण नीचे लावा पिघल रहा है, उबल रहे हैं नीचे के मटेरियल, लोहा पिघल रहा है, सिलिकॉन पिघल रहा है, मैग्नीशियम पिघल रहा है। कभी कभी प्रेशर जब कंट्रोल नहीं होता तो ये फट के बाहर आ जाता है ना, कहते हैं हम ज्वालामुखी आ गया। और जिसके कारण कभी कभी पूरा बाहर नहीं आता, इस तरीके से कुछ उठाना, कुछ उठाव हो जाएगा, हम कह देते हैं पर्वत बन गया, पठार बन गया। तो इस तरीके से धरती के अंदर और बाहर बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, आंतरिक क्रियाएं भी हो रही है और बाहरी क्रियाएं भी हो रही है। ठीक है, अंदर की वजह से कभी सिकुड़ गई कोई चीज, कभी अपलिफ्ट हो गई। ऐसे ही एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण, एक्सटर्नल प्रोसेस, अब बाहर भी धरती के ऊपर कभी मिट्टी का जोर चल रहा है, कभी तेज हवा चल रही है, कभी तेज बारिश आ गई, पानी, जिसके कारण क्या हो रहा है, भूमि का कटाव हो गया, मृदा का अपरदन हो गया, बाढ़ आ गई। ये सारे काम एक्सटर्नल प्रोसेस यानी बाह्य प्रक्रियाएं के कारण हो रहा है। पर्वतों की ऊंचाई और ढलान के आधार पे क्या होता है, माउंटेन जो है, पर्वत जो है, वो एक प्राकृतिक ऊंचाई है, इंसान ने नहीं बनाई, प्रकृति ने इनको ऊंचा बनाया है। आसपास के क्षेत्र से काफी ऊंचे होते हैं। ठीक है, पर्वतों की एक रेखा में जब बहुत सारे पर्वत इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे पर्वत ऐसे, तो ये पूरी क्या हो गई, ये एक श्रृंखला हो गई। इसको हमने क्या कह दिया, ये रेंज हो गई, ये श्रृंखला हो गई। क्या हो गई, रेंज हो गई, या मैं कह दूं श्रृंखला हो गई। ठीक है, ठीक। कई पर्वत प्रणाली सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई है, जैसे हिमालय बहुत लंबी है, आल्प्स, एंडीज। ठीक है, तो हिमालय कहाँ है, एशिया में, एल्प्स कहाँ है, यूरोप में, और एंडीज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, कुछ पर्वतों में स्थायी रूप से बर्फ जमी हुई है, जिनको ग्लेशियर कहा जा रहा है। 3 प्रकार के पर्वत, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। ठीक, फोल्ड माउंटेन क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, जब कभी भी धरती के 2 बड़े टुकड़े, जिनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, अभी तो छठी के लेवल पे कॉन्टिनेंटल प्लेट शायद ना समझ आए, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, पर हम छठी क्लास में थोड़ा ना है। कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, धरती के 2 बड़े टुकड़े जब आपस में टकरा रहे हैं, यानी कि इसको मैं क्या कहूंगी, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय परत, प्लेट। ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में टकरा रही है, तो दोनों में से जो चीज भारी होती है ना, वो नीचे डूब जाएगी। लेकिन ये दोनों ही हल्की है, दोनों ही सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है, दोनों ही हल्की। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगा रही हैं, तो बीच में से ऐसे फोल्ड हो जाती है। ठीक है, और इसलिए जो पर्वत बनेंगे उसको हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं, वलय पर्वत कहते हैं, या वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, कौन से, वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन हम इसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हमारा हिमालय बना है, जैसे नीचे से हमारी एशियन प्लेट जा रही थी, यूरेशियन प्लेट कहते हैं। ठीक है, नीचे से इंडियन प्लेट जा रही थी, सॉरी इंडियन प्लेट, ऊपर से यूरोपियन प्लेट आ रही थी, या यूरेशिया वाली प्लेट कह दूं। ठीक है, आपस में टकराती हैं, ये ऊपर की तरफ जा रही है, आपस में टकराती है और हिमालय का निर्माण करती है। हिमालय का निर्माण करती है, तो हिमालय कैसा पर्वत है, हिमालय एक वलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय कैसा पर्वत है, हिमालय एक वलित पर्वत है। जब प्लेटें जो है आपस में ढकेली जाती है, संकुचित हो गई, अब वो आपस में कंप्रेस हुए जा रही हैं, तो इस तरीके से उठ जाएंगी, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन बनेगा। हिमालय पर्वत, आल्प्स जो है, वो इसी तरीके की वलित पर्वत है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, भारत में अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी वलित प्रणालियों में से एक है। अरावली जो है दुनिया की सबसे सबसे पुरानी वलित पर्वत में से एक है। उत्तरी अमेरिका में एल्पीशियन और रूस में यूराल पर्वतों की विशेषताएं गोलाकार और ऊंचाई में बहुत कम है। एक बार इस बात को पढ़ लेंगे, इन पॉइंट्स को पढ़ लेंगे। ब्लॉक पर्वत क्या होता है इसको समझो। जैसे ये आपका, ये धरती के टुकड़े, धरती है, ठीक है, पूरी धरती है, और इसमें से क्या हुआ, जो आपका एक टुकड़ा है ना, जो आपका एक टुकड़ा है, वो नीचे की तरफ धसल गया। अब जो बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको तो ये भी पहाड़ दिखेगा और ये भी पहाड़ दिखेगा, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस से नहीं बने हैं, ये तो किसी चीज के दबने से बने हैं। तो ये जो पर्वत बने ना दोनों, इनको हम ब्लॉक पर्वत कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लॉक पर्वत। और ये क्या हो गई, ये भ्रंश घाटियां हो गई बीच में। ठीक है, रिफ्ट वैली जिसको कहते हैं, ये भ्रंश घाटियां हो गई। जो अपना विंध्यान और सतपुड़ा है, वो इसी तरीके से बने हुए हैं। बीच में से नर्मदा नदी जो है बह रही है। अब बात को समझेंगे। जो ये ऊपर उठे हुए हिस्से हैं, इनको तो कहते हैं होर्स्ट, और जो ये नीचे धस गया है, इसको कहते हैं ट्रफ। क्या कहते हैं, ट्रफ। ठीक है, याद रखेंगे। ऊपर उठे हुए ब्लॉकों को क्या कहते हैं, हॉर्स्ट कहते हैं, और नीचे वालों को ग्रैबन कहोगे या ट्रफ कहोगे। ग्रैबन भी कह देते हैं इसको, और ट्रफ भी कह देते हैं। तो जो आपको ऑप्शन में दिखे वो आप देख लोगे। ठीक है, इस तरीके से ये एक धस गया है, ये 2 ऊपर रह गए हैं, ये मैंने आपको बताया।
फिर उसके बाद जो है ज्वालामुखी पर्वत जो है वोल्केनिक, अब कभी कभी क्या होता है आप देख रहे हो नीचे से लावा पिघल के बाहर निकल आया है। अब बाहर निकलते वायुमंडल के संपर्क में जब आएगा तो बहुत ऐसे ठंडा हो जाएगा, ठंडा होके सॉलिड हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, और जो पर्वत बनेगा उसको हम वोल्केनिक पर्वत कहेंगे। पर्वतों का महत्व क्या है? जल के भंडार है, यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, पिघल पिघल के जल बन रहा है। पहाड़ों के पानी का उपयोग सिंचाई और जल विद्युत के लिए, बिजली बनाने के लिए किया जा रहा है। पर्यटन के लिए ये बहुत अच्छे हैं, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। पठार की बात करते हैं, ये क्या होते हैं? ये फ्लैट टेबल लैंड होते हैं, मतलब खड़े हैं और इस तरीके से थोड़े फ्लैट हैं। पहाड़ कैसे होंगे? बिल्कुल ऐसे नुकीले हों, ठीक है, फ्लैट टेबल लैंड है। और कुछ यंग हैं, कुछ ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट प्लेट्यू की बात करें तो दक्कन का पठार जो है सबसे पुराना है, सबसे पुराने पठारों में से दक्कन का पठार है। केनिया, तंजानिया, युगांडा में जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पश्चिमी पठार है, बहुत पुराने पुराने ये पठार है। पठारों का महत्व तो हम बात करें तो बहुत सारे खनन क्षेत्र जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अफ्रीकी पठार सोने और हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर पठार लोहा, कोयला और मैग्नीज के भंडार के लिए प्रमुख है। पठारी क्षेत्रों में नदी काफी ऊंचाई से गिरने के कारण कई झरने हो सकते हैं। झरने जो है यहाँ पे होते हैं, जैसे आप देखोगे भारत में सुवर्ण रेखा नदी पर छोटा नागपुर पठार में हुंडरू झरना है और कर्नाटक में जोगा झरना है, ऐसे झरनों के ही उदाहरण है। लावा पठार जो होता है, जो आपका लावा प्लेट्यू होता है, वो काली मिट्टी से बना होता है और खेती के लिए बहुत उपजाऊ और समृद्ध होता है। फिर जो बिल्कुल समतल है, जो बिल्कुल समतल है, ये मैदान कहलाते हैं। समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊपर ये नहीं होते हैं, ठीक है। उपजाऊ होते हैं, नदियां होंगी और दुनिया की भीड़ यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि एक तो पहाड़ी इलाका नहीं है, उपजाऊ है, नदी वदी बहुत होती है, तो दुनिया तो यहाँ रहेगी, जनसंख्या बहुत होती है। जैसे भारत में गंगा का बेल्ट, चीन में यांगसी जो क्षेत्र है। दिलचस्प बातों की बात करते हैं, पहाड़ी एक भूमि की सतह है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी को पर्वत, 600 मीटर से ऊंचा ज्यादा हो गया तो उसको पर्वत कह देंगे। प्रशांत महासागर में मोना केया एक समुद्र के नीचे का पर्वत है और 10,205 मीटर ऊंचा होने के कारण माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ये ऊंचा है। समुद्र के नीचे है और माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, प्रशांत महासागर में है ये मैना कुआ, ठीक है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। हमारे देश भारत की बात करते हैं हम। भारत विशाल भौगोलिक विस्तार वाला क्षेत्र है। उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर आपको देखने को मिलता है अपने भारत के, ये तो आपको पता है। भारत से संबंधित मुख्य बिंदु क्या है? भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3200 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम जो है 2900 किलोमीटर, ठीक है। दक्षिणी जो भाग है अपना ये वाला, ये पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, प्रायद्वीपीय, पेनिनसुलर कहते हैं, पेनिनसुलर लैंडमास, जो 3 तरफ से पानी से ढका होता है, ठीक है। ऊंचे पर्वत, विशाल रेगिस्तान, ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु बहुत सारे हैं। ऐसे 7 देश हैं जो भारत के साथ भूमि सीमा करते हैं, जो अपने पड़ोसी देश कहलाते हैं, जैसे चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। ये सब उत्तर पश्चिम और उत्तर में थे, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। अब लोकेशन की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर तक भारत, ये याद रखेंगे, दक्षिण से उत्तर तक 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट, आप बात को याद रखें। अब अगर अपना भारत कुछ इस तरीके से है तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री, उल्टा लिख दिया, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला है, ठीक है। और जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। और हम ईस्ट वेस्ट की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला है। तो भारत नॉर्थ ईस्ट में आता है, उत्तर पूर्व में आता है, ठीक है। तो ये सारे एड्रेस जो है वो आपको दे रखे हैं यहाँ पे, इसको याद रखोगे। 29 डिग्री का एक विशाल अनुदैर्ध्य विस्तार भारत के ऊपर है, ठीक है। लोकल टाइम भारत पूरा जो फैला हुआ है 29 डिग्री अक्षांश के लॉन्गिट्यूड में आता है, ठीक। 82.5 डिग्री अपनी मानक समय अपना माना गया है। भौतिक विभाजन की बात करें तो भारत में बहुत सारे मैदान, पर्वत, पठार, ये सब कुछ है, ठीक है। फिर कहता है कि हिमालय पर्वत को 3 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाले को हिमाद्री या वृहद हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय कहते हैं, फिर मिडल हिमालय आ गया और फिर शिवालिक आ गए, ठीक है। बात को याद रखेंगे कि जैसे ये अपना इंडिया है,
ठीक है। और ये इस तरीके से हिमालय की 3 रेंज है। सबसे ऊपर वाले को ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री कह रहे हैं, ठीक है, वृहद हिमालय या हिमाद्री। फिर आपका मिडल हिमालय, और फिर आपका लेसर हिमालय या शिवालिक इसको कहते हैं। तो 3 रेंज जो है वो हिमालय पर्वत की है, ठीक है। मेरे हाथ में दर्द हो गया है, मैं लगातार लिखे जा रही हूँ, लगभग 1.5 घंटा हो गया है। अच्छा करके आना पेपर, गलत मत करना। अब इसके बाद देखो, शिवालिक सबसे दक्षिण में है, मैंने बताया। फिर इसके बाद क्या आ जाएंगे, इसके बाद ये जो क्षेत्र पड़ेंगे ये आपके मैदानी भाग आ जाएंगे, प्लेन आ जाएंगे, मैदान आ जाएंगे, जहाँ पे आपको गंगा यमुना के दोआब देखने को मिलेंगे। फिर उधर आप जाओगे राजस्थान की तरफ, रेगिस्तान आपको देखने को मिलेगा, जहाँ शुष्क और गर्म और रेतीला विस्तार है। पेनिनसुलर इंडिया त्रिकोणीय है, 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है ये कि दुनिया का सबसे पुराना अवशिष्ट पहाड़ अरावली यहीं पर है। नर्मदा और तापी नदियां जो है यहाँ है, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। आप देखना, ज्यादातर जो नदियां हैं ना भारत के अंदर, ज्यादातर जो नदियां हैं भारत की, ज्यादातर जो नदियां हैं वो इस तरीके से यहाँ गिरती पाएंगी आपको, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन नर्मदा और तापी जो है आप देखोगे वो अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की तरफ गिरती है, ठीक है, अरब सागर में गिरती है नर्मदा और तापी, याद रखेंगे, ठीक है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तटीय मैदान पश्चिमी घाट के पश्चिमी और पूर्वी घाट में स्थित हैं। एक बार इनको पढ़ लोगे, ये सारी चीजें आपको पता तो है, एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। ये मैं आज ही अपलोड कर दूंगी और ये बुक भी अपलोड कर दूंगी। द्वीप समूह, द्वीपों के 2 समूह भी भारत का हिस्सा है, लक्षद्वीप और कोरल द्वीप। लक्षद्वीप समूह जिसको कोरल, क्योंकि कोरल से बना होता है, और अंडमान और निकोबार, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 2 द्वीप भी हैं अपने यहाँ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार। इसके बाद दिलचस्प बातों की बात करें, प्राद्वीपीय भूमि का एक टुकड़ा है, 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको पेनिनसुलर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 7 और 6 समय क्षेत्र हैं। एलुवियल डिपॉजिट किसको कहते हैं, जब नदियां अपने साथ बहुत सारा गाद लेके आती हैं तो बहुत फर्टाइल, बहुत उपजाऊ होता है, जिसको जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। सहायक नदी क्या होती है, जलधारा जो दोनों ओर से मुख्य नदी में अपना जल प्रवाहित करती है। ये मेन रिवर है, ठीक है, इसके अंदर जो नदियां आके मिल रही है उसको सहायक नदी कहते हैं, ठीक है, सहायक नदी कहते हैं, यानी ट्रिब्यूटरी कहते हैं। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है, जो त्रिकोणीय है, ट्रायंगुलर है। मूंगे पॉलिप्स नामक छोटे समुद्री जानवरों के कंकाल होते हैं। कोरल्स क्या होते हैं, एनिमल के पॉलिप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर से कठोर होते हैं और अंदर, इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, ऊपर से ये कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है। फिर उसके बाद चलते हैं हम लास्ट चैप्टर पे, दैट इज भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव। भारत में ऋतुएं कौन कौन सी है। ठंडे मौसम की ऋतु या सर्दी दिसंबर से फरवरी तक होती है, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, उत्तर भारत में तापमान बहुत कम हो जाता है। गर्म मौसम जो है मार्च से मई तक रहता है, ठीक है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, गर्म और शुष्क हवाएं यहाँ पे चलती है। जून से सितंबर मौसम जो है वो बारिश वाला होता है। मॉनसून का आगे बढ़ना, हवाएं अरब सागर से बंगाल खाड़ी से भूमि की ओर चलती है, वे अपने साथ नमी लेकर चलती है, और जब पर्वतों से टकराती है तो बारिश कर देती है। जब मॉनसून वापस जाता है तो अब भूमि से समुद्रों की तरफ, अक्टूबर नवंबर का समय है, भूमि से वापस बंगाल की खाड़ी की ओर जो हवाएं हैं वो चलने लगती है। लौटते हुए मानसून में जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। जलवायु की अगर बात करें, औसत मौसम की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। जो मॉनसून शब्द है वो अरबी भाषा मौसिम से लिया गया है, जिसका मतलब है ऋतुओं का बदलना। मौसिम, मौसिम, मॉनसून टाइप का अपना क्लाइमेट है, मॉनसून वाला सीजन भारत में रहता है। जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे हमारा अक्षांश क्या है, हमारी ऊंचाई क्या है, ठीक है, समुद्र से हम कितनी दूरी पे है, उच्चावच कैसा है, अपने यहाँ पे उबड़ खाबड़ जमीन है, कैसी क्या जमीन है। तो ये सब फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट्स होते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति की अगर बात करें तो अपने यहाँ पे घास, झाड़ियाँ, पेड़ सब कुछ है। वनों का महत्व क्या है, ये तो आपको पता ही है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको नहीं पढ़नी है ये बातें, ठीक है। दिलचस्प बातें, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का घर है। आर्कटिक क्षेत्र से 15 ग्राम वजन का सबसे छोटा प्रवासी पक्षी लिटिल स्टिंट भारत पहुंचने के लिए 8000 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। लिटिल स्टिंट ये माइग्रेटरी बर्ड है, भारत में आता है फिर चला जाता है। सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी शुरू किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपकी 6ठी क्लास की पूरी की पूरी ज्योग्राफी की बुक है। उम्मीद करती हूँ कुछ मदद आपको मिली। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।